हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आजाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। हम सभी ने अब तक यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, चार सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में खत्म किया है और वे चार सब्जेक्ट हमारी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आज हम बात करेंगे हमारे पांचवें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिस तरह से पिछले चार सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं। आपकी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एवरेज अगर आप माने तो 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और आपके 100 में से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से मिलकर बनते हैं। तो हिस्ट्री की अब हम बात करेंगे। 2022 के क्वेश्चन हमें 16 क्वेश्चन 2022 में देखने को मिले हैं इतिहास विषय से। तो आइए शुरू करेंगे आज का हमारा ये सेशन। शुरू करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन का यह सिलसिला, और पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का हम पढ़ते हैं, हमें पता है भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी हम इसे कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, सुधार, है ना, ये भी हम कहते हैं। और इसके अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की थी, इसमें प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया था। आरक्षित जो गवर्नर जनरल के अधिकार के अंतर्गत आते थे, गवर्नर जनरल के प्रति ये क्या होते थे, जिसे हम कहते हैं जवाबदेह होते थे। इसके अलावा दूसरे होते थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। हस्तांतरित विषय वे होते थे जो भारतीय मंत्रियों के अंतर्गत आते थे, और ये जो जवाबदेह होते थे ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होते थे। तो जवाबदेही अलग अलग थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट थे उनको रिजर्व्ड रखा, आरक्षित रखा, ताकि इनका अधिकार डायरेक्ट अंग्रेजों के पास में रहे। डायरेक्ट जवाबदेही किसके पास में रहे? गवर्नर जनरल वायसराय के पास में रहे। तो रिजर्व्ड में बहुत आसान था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उनको रखा गया। न्याय प्रशासन अंग्रेजों के पास रहा। स्थानीय स्वशासन, देखिए स्थानीय स्वशासन तो विकास की बात आती है, इसे किसको दिया गया? इसे हस्तांतरित में दिया गया, इसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दिया गया, तो ये नहीं है। भू राजस्व, भाई जहां से पैसा आएगा उसे अंग्रेज भारतीयों के हाथ में कैसे दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये, और पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी अंग्रेजों ने अपने हाथों में रखी। 1, 3 और 4 यहाँ पर हमारा आंसर बनता है। इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आप अगर सही से आपने तैयारी की है तो आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे बात बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किससे निर्दिष्ट करता है? अब देखिए, थोड़ा सा डीप पढ़िए। मध्यकालीन भारत जब आपके सामने नाम आता है तो आपको क्या याद आता है? आपको दिल्ली का सल्तनत याद आती है, दिल्ली सल्तनत। आपको याद आता है मुगल काल। ठीक है, सॉरी, लेकिन हमें विजयनगर साम्राज्य याद क्यों नहीं आता? विजयनगर साम्राज्य, और अगर हमें विजयनगर साम्राज्य याद नहीं आता मध्यकाल सुनकर, तो फिर आप फड़म को सोल्व नहीं कर पाते। राइट। तो आपको बहमनी याद क्यों नहीं आता? हालांकि बहमनी कंपेरेटिवली कम इंपोर्टेंट है, विजयनगर इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और यहां से राजाओं के बारे में कम पूछा जाता है। हालांकि कृष्ण देवराय इंपोर्टेंट शासक रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों को लेकर, उन वहां की संस्कृति को लेकर, वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। तो जब आप बात करते हैं मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा जब हम जाते हैं, अर्थव्यवस्था, वहां पर जब आप सिक्कों की बात करते हैं, सिक्कों की बात, तो आपको नजर आता है एक सिक्का फड़म, और एक सिक्का आपको नजर आता है, सॉरी आज मेरा शायद लिखने में काफी मिस्टेक हो रही है, एक आता है आपको नजर तार।
फड़म जो था वह एक छोटा सिक्का था सोने का, और तार जो था वह एक छोटा सिक्का था चांदी का। तो फड़म विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सिक्का था, ये हमें पता होना चाहिए जब हमें विजयनगर पता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। बारिंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी और राम बिहारी बोस, या रास बिहारी बोस ये होना चाहिए, ना कि राम बिहारी, ये टाइपिंग एरर है। रास बिहारी बोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है, उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था? गदर पार्टी आपको पता होनी चाहिए, सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में गदर पार्टी थी। ठीक है, लाला हरदयाल आपको याद होगा, भाई परमानंद इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, सोहन सिंह भाकना इससे जुड़े हुए थे। तो 1913 में स्थापना होती है, हम देखते हैं। तो जब आप बात करते हैं गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े होने की, तो रास बिहारी बोस तो आपको याद होना ही चाहिए। इन दो का नाम यहाँ पर ठीक नहीं है। इस आंसर की जब आप बात करते हैं तो केवल 3 आपका आंसर निकल के आता है, डी आपका आंसर यहाँ पर होता है। रास बिहारी बोस के बारे में ये बात ठीक है। बाकी इन्होंने भारत में ही रहकर काम किया था, बारिंद्र कुमार घोष ने और जोगेश चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, तो रास बिहारी बोस के बारे में आपको ये बात पता हो। आजाद हिंद फौज के संदर्भ में भी इनका नाम आता है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 में। और स्थितियां क्या थी क्रिप्स मिशन की? क्रिप्स मिशन की स्थितियां ये थी कि मित्र राष्ट्र युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, वहां पर मित्र राष्ट्रों पर जो दूसरे राष्ट्र थे वो हावी हो रहे थे। हिटलर हावी हो रहा था, जर्मनी जैसे देश, और वहां पर ब्रिटेन पर यह दबाव था कि भारत भी आपका विश्व युद्ध में सहयोग दे, भारतीय जनता भी आपको सहमति प्रदान करे, है ना। इसलिए भारतीयों को मनाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था 1942 में, आपको पता होना चाहिए। और इस क्रिप्स मिशन में कुछ इस तरह के वादे किए गए थे कि अलग से संविधान सभा बनाई जाएगी, कुछ उसमें भारत के लोग शामिल होंगे, देशी रियासतों के लोग शामिल होंगे, आपको आजादी दी जाएगी, आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इस तरह की बातें उसमें थी। राइट, तो क्या था, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये बात क्रिप्स मिशन में कही गई थी कि भारतीय प्रांतीय विधानसभाओं के और जो भारतीय रियासतें हैं उनके द्वारा नामित किए गए सदस्य शामिल होंगे संविधान सभा में। ये बात ठीक थी। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये प्रावधान क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये भी था कि अगर कोई रियासत ऐसी है, कोई प्रांत ऐसा है जो नया संविधान जो ये सभा बनाएगी अगर वो स्वीकार नहीं होता है, तो आप ब्रिटेन के साथ, सरकार के साथ नई संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, आपसे सही पूछा है, दोनों ही हमारे यहाँ पर सही आंसर बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नेति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। और जैन ग्रंथ कौन से हैं? बहुत ही ऐसे टफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, यानी डिफिकल्ट की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। लेकिन मैं जिस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके परीक्षा की दृष्टि से, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उनको 360 डिग्री कवर करते हुए चलेंगे। राइट, तो यहाँ पर जैन धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है परिशिष्ट पर्वन हमने पढ़ा होता है और हमें पता है कि ये जैन धर्म का ही एक ग्रंथ है। और अवदान शतक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। जब आपको दो चीजें पता होती है तो दो को आपको रखना है लेकिन तीन को हटाना है, तो तीन को यहां से आप हटा देंगे, तीन को यहां से आप हटा देंगे और तीन को यहां से आप हटा देंगे, आपका आंसर निकल के आता है बी,
हमारा सही आंसर होगा 2 और 4। परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण ये जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन के बारे में आपको पता है, फेमस ग्रंथ है, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जा गए। ठीक है, कुछ विद्वानों के नाम है, आर्यदेव है, दिग्नाथ है और नाथ मुनि है। और इधर दिए हुए हैं कि कौन से विद्वान है। यहाँ पर विद्वान थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसके लिए सॉरी। विद्वान आप इस तरह से लिखेंगे, जो तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ये विद्वान, ठीक है। जब आप बात करते हैं आर्य देव की और उनके सामने लिखा हुआ है ये जैव विद्वान है, जैन विद्वान है, तो आर्य देव के बारे में आप देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इसे भी कहा जा सकता है। बौद्ध विद्वान ये रहे, ना कि जैन विद्वान। दिक्नाथ को लेकर ठीक है, दिक्नाथ एक महायान संप्रदाय के बौद्ध विद्वान रहे हैं, जो दिक्नाथ हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा नाथ मुनि भी वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव विद्वान रहे हैं, आई एम सॉरी, संबंधित रहे हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके लिए व्यक्तित्व हैं। तो फिर से मैं ये कहूंगा, जैन और बौद्ध आपके लिए 2 महत्वपूर्ण टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से नजर आते हैं। ओके, तो दूसरा और तीसरा ठीक है। लेकिन पिछले साल में 2022 में यूपीएससी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला, एक ऐसा कार्ड खेला कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका ही नहीं दिया। या तो आपको चीजें पता होती है या आपको नहीं पता होती है, और इस तरह के ऑप्शन जब आते हैं तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमने देखा, पहला तो मैच नहीं है, दूसरा और तीसरा मैच है, तो कितने युग्म मैच है? 2 युग्म मैच है। सी हमारा सही उत्तर होता है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण, ये हम हमारे तैयारी के दौरान अक्सर पढ़ते हैं ये वाली चीज, जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। तो आपको पता है, जो रजिया सुल्ताना के बाद जो शासक बना था बहराम शाह, बहराम शाह इल्तुतमिश का बेटा था, रजिया सुल्ताना का भाई था। 1241 में इसके शासनकाल में क्या हुआ था? पहला मंगोल आक्रमण हुआ था। और ये आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तेर बहादुर के नेतृत्व में, तेर बहादुर के नेतृत्व में। तो इसको हमने गलत कर दिया, सही हमसे पूछा है, एक को हटाएंगे तो 2 ऑप्शन हट गए। अब हमें पता चलता है या तो केवल दूसरा सही है या केवल तीसरा सही है, यानी अब जो 2 बचे हैं बाकी के, उनमें से भी एक गलत है। अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अगर किसी के शासन काल में हुए हैं तो वह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। बिल्कुल ये बात ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था कि इसका जो सीरी का किला था, अलाउद्दीन खिलजी का जो सीरी दिल्ली था, वहां तक एक आक्रमण आ चुका था और वहां पर उसका घेरा भी उन्होंने डाल लिया था। दूसरा सही है, तो फिर तीसरा में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर बी निकल के आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो ऐसी बात नहीं है, भाग हारने से पहले उसकी तैयारियां अच्छी थी, उसने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को ठीक से क्या किया था, मजबूत रखा था। ठीक है, तो हारने जैसी बात यहाँ पर नहीं हुई थी। दूसरा हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? कुलाहदारन एक, आप देखेंगे कि जो सैयद घराना था दिल्ली सल्तनत का, सैयद वंश जो था, खिज्र खां जिसका क्या था, संस्थापक रहा था, है ना। तो उस उनके द्वारा, सैयद घराने के द्वारा ये माना जाता है कि सैयद वे लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज रहे हैं। तो सैयद घरानों के द्वारा या सैयद वंश के द्वारा एक ऊंची टोपी, इस तरह की तिकोनी टोपी, कुछ इस तरह की टोपी यूज की जाती है।
अपने सरों के लिए इसे कुलाह कहते हैं, और उनको धारण करने वाले को कुलाह धारण कहते हैं। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? सैयद वंश से संबंधित ये बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए थे। पूर्वी तटीय क्षेत्रों में और गजपति शासकों के द्वारा, तो यह स्टेटमेंट गलत है। गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीन पर डचों की कोई फैक्ट्रियां नहीं थी। जब पहला गलत आप कर देते हैं तो ऐसा नहीं है। लोग कह रहे थे कि यूपीएससी ने 2022 में एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 क्वेश्चन में हमने एलिमिनेशन मेथड अपनाया है। हाँ, यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन को टफेस्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा टफ कर दिया है, तो वो उनका एक सरप्राइज करने का तरीका रहता है। लेकिन यहाँ पर जब हमने एक को हटाया तो 2 और 3 हमारा उत्तर निकल कर आ गया। अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं? सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझेंगे चीजों को। क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि चलो ये मैं बता देता हूं कि 1510 में गोवा को छीना था अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने। किसको हराया था? किसको हराया था बीजापुर में? कौन था? आप बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए, आप बताइए। ओके। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये बात भी ठीक है। और वहीं पर फिर हम क्या देखते हैं, अंग्रेजों ने क्या बनाया? फोर्ट मद्रास में, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों का जो किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इसी जमीन पर, यहीं पर मद्रास में बनाया भी गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। यहाँ से इनका जो अर्थशास्त्र है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आपके प्राचीन काल में मौर्य काल, गुप्त काल इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ मतलब में शासकों के संदर्भ में, शासकों के संदर्भ में ज्यादा। हालांकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शासकों, कुछ शासक हैं जैसे अशोक हैं, अशोक को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमने देखा भी था। अशोक के शिलालेखों का क्वेश्चन अभी इसमें आगे हम देखेंगे। गुप्त काल में समुद्रगुप्त है, और भी चंद्रगुप्त सेकंड है जो विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनको लेकर। और हालांकि इसके आर्थिक पक्ष को लेकर, इसका आर्थिक पक्ष ये इंपॉर्टेंट है कुछ टॉपिक, ठीक है। इस मौर्य काल में हम जैसे कौटिल्य को देखते हैं, कौटिल्य इंपॉर्टेंट है, अशोक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक को 360 डिग्री पढ़ना है, 360 डिग्री अशोक को पूरा छानना है कि इतिहास के अंतर्गत कितना इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है अशोक, ठीक है। उनकी धम्म नीति की आप बात करें, उस वक्त किस तरह का सामाजिक परिप्रेक्ष्य हमें देखने को मिलता है, धर्म का को लेकर उनका जो कॉन्सेप्ट था, इन सब के बारे में। तो कौटिल्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार कुछ कथन दिए गए, हमें सही की बात करनी है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों की चर्चा की है, 9 प्रकार के। इसके अनुसार एक प्रकार यह है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो उसे न्यायिक दंड के अनुसार उसके खिलाफ जो एक फैसला आता है, न्यायिक निर्णय आता है, उसके अनुसार उसे दास बनाया जा सकता है, ठीक बात है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। अगर कोई दासी है, स्त्री है जो दास है, और अपने मालिक से उसे कोई पुत्र की प्राप्ति होती है, तो फिर वह दासत्व से मुक्त हो जाती है। यह बात भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी ठीक है। यदि स्त्री दास का मालिक
उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो, जैसे ऊपर बात कही गई है, तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। यह भी बात बिल्कुल करेक्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, ये देखिए अशोक की हमने बात की, अशोक के शिलालेखों के बारे में पता चला हमें। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, और वह स्थान जिस राज्य में यह है, धौली कहाँ पर है, ओडिशा में धौली और जोगढ़ दो महत्वपूर्ण अशोक के शिलालेख हैं जो ओडिशा में है। तो ओडिशा ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। और देखिए इसको टफ बनाने के लिए इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने रखे गए। एर्रगुडी कहाँ पर है, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, दूसरा भी ठीक है। जोगढ़ हमने बात की, धौली और जोगढ़ ओडिशा में है, लेकिन मध्य प्रदेश दिया हुआ है, गलत है, इसको गलत कर देंगे। कालसी कहाँ पर है, कालसी आपको नंदा देवी में देखने को मिलेगा, कालसी आपको नंदा देवी में देखने को मिलेगा, और वो भी कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो उसे आप देख सकते हैं देहरादून, सॉरी नंदा देवी नहीं, देहरादून में आपको देखने को मिलेगा कालसी, देहरादून में, और उत्तराखंड से रिलेटेड यह है संबंधित। तो दो तो गलत हो गए, दो युग में सुमेलित है, सही सुमेलित हमसे पूछ रहा है, बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट था, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने खूब बनाए हैं पिछले साल में, और आगे आने वाले सालों में भी आएंगे ही। राजा दिया हुआ है, राजवंश दिया हुआ है, बात करते हैं। नानुक चंदेल वंश का संस्थापक था नानुक, बिल्कुल सही बात है, संस्थापक। तो आपको देखिए शासकों के बारे में पता हो, नानुक है, जय शक्ति है, नागभट्ट द्वितीय, भोज है, ये सारे क्या है, पूर्व मध्यकाल वाले शासक हैं, और पूर्व मध्यकाल वाले शासकों को उनके राजवंशों से जोड़ा हुआ है कि बताइए ठीक है या नहीं है। जय शक्ति की आप बात करें तो नानुक का ही पोता था, और नानुक का पोता हुआ तो कौन से वंश से संबंधित हुआ, चंदेल से, परमार नहीं था। नागभट्ट द्वितीय एक इंपॉर्टेंट शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है बात। भोज, भोज तो आपको पता होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट विद्वान व्यक्ति, परमार वंश का शासक था, ना कि राष्ट्रकूट था। तो हमने देखा पहला और तीसरा गलत, सॉरी पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। दो युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित हमें बताना है, दो युग्म इसमें भी हमें सुमेलित कर देने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य, आपको पता होना चाहिए, संगम साहित्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तमिल कवियों की बैठक, पांड्य राज्य के अंतर्गत संरक्षण मिला है ना, के में से कौन सा एक सही है। संगम कविताओं में यानी संगम साहित्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। भौतिक संस्कृति मतलब शहरों के बारे में, मकानों के बारे में कोई भी क्या नहीं मिलता, वर्णन नहीं मिलता या संदर्भ नहीं मिलता, तो ये बात गलत है। महलों के बारे में, वहाँ के बंदरगाहों के बारे में, वहाँ की थोड़ी भौतिक संस्कृति के बारे में संगम साहित्य में हमें चर्चाएं देखने को मिलती है, तो ये तो गलत है, हमें सही देखना है, एक ही सही है इसमें से। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। देखिए हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है वह नहीं थी, लेकिन फिर भी दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। वहां पर जो व्यवस्था थी वह थी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, तो इस तरह की व्यवस्था तो थी ही, है ना। तो ये व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था तो वहां पर भी थी। तो जब सही की बात आती है तो बी हमारा सही है। यहाँ से अगर इतना हमें पता चल जाता है तो जब एग्जाम में आप यहाँ से आगे स्विच करें अगले क्वेश्चन में, हम आगे के दो स्टेटमेंट को देखते हैं। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। समर शौर्य मतलब युद्ध के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, तो ये बात गलत है। संगम साहित्य में आप 3 महाकाव्य की बात करते हैं, एक मैं बताऊंगा, 2 आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक महाकाव्य जो जीवक चिंतामणि है, महाकाव्य का नाम है जीवक चिंतामणि, इसके अंतर्गत आपको युद्ध के बारे में, शौर्य के बारे में चीजें देखने को
मिलेंगी। ठीक है, तो तीसरा हमारा इसलिए गलत हो जाता है, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। और स्टेटमेंट कह रहा है कि जादुई ताकतों के बारे में बोला गया है कि इस तरह की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन हमें मिलता है कि उस वक्त भी, उस समय भी लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे, और संगम साहित्य में भी हमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। योग वशिष्ठ, इसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद थोड़ा टफ हो सकता है। अकबर के समय काल में इस तरह के बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ था, और निजामुद्दीन पानीपती का नाम आते ही शायद आप समझ सके कि अकबर के काल में इन्होंने इस तरह के ग्रंथ का अनुवाद किया था, योग वशिष्ठ का। ठीक है, तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं। आगे बढ़ो। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रथम मंत्री, हाँ प्रधानमंत्री का नाम हो गया, द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। ये एक फैक्ट हमें बताया यूपीएससी ने। ठीक है, यूपीएससी हमें बता रही है, पूछ नहीं रही है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये वाला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? रामानुजाचार्य वही है। तो हमें बताना है, अब ये बात आप हिस्ट्री से जोड़ेंगे या करंट अफेयर से, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर तो हमें ऊपर बता दिया है कि भाई ये बात हुई है, आप तो हिस्ट्री का बताओ। तो रामानुज की जो सबसे शिक्षाओं को सही निरूपित करता है, भक्ति मार्ग पर बहुत ज्यादा बल था, और ये कहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति भक्त का सर्वोत्तम साधन क्या है? भक्ति है। तो ये इनका पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमें करेक्ट देखने को मिलेगा, पहला ही यहाँ पर हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, फिर से करंट अफेयर्स हमें बता दिया, यूपीएससी ने हमसे पूछा इतिहास है। यूपीएससी ने करंट अफेयर बता दिया जो हम तैयार करते हैं, लेकिन पूछा हमसे इतिहास है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। बता क्या रही है यूपीएससी? पीएम ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। ओके, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। हम देखते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उनमें से एक सोमनाथ मंदिर है। बहुत चर्चित तथ्य है, बहुत चर्चित बात है, सही है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। अब एक बात बताइए, सोमनाथ मंदिर पर लगातार आक्रमण किए थे, तो किसने आक्रमण किए थे? जब भारत पर महमूद गजनी लगातार 17 बार आक्रमण किए, उनमें से एक बार उसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को उसने लूटा, तो उसी के साथ में महमूद गजनी के साथ में ही तो आए थे अल बरूनी। और अल बरूनी ने अगर उनके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ अल बरूनी आता है, तो वह अपनी किताब में इसका चर्चा तो करेगा ही। ठीक है, तो उसने इसकी चर्चा भी की है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है। अच्छा, राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, तो उस वक्त तो हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है, इसके द्वारा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो तीसरा हम गलत कर देंगे, पहला और दूसरा हमारा सही है। ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन थे 2022 के। उम्मीद कर रहा हूँ आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। आगे हम बात करेंगे 2021 के क्वेश्चंस की, और इसी तरह से फिर हम बढ़ते हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनके बारे में हमने बात भी की है, उनको देखते हुए वो टॉपिक 360 डिग्री तैयार कीजिए, और आपका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।